नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गणित विषय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत अभिनंदन। चलिए सर, हम लोग जो बात करने वाले हैं कुछ प्रश्नों के माध्यम से, कुछ एमसीक्यूज के माध्यम से अपनी तैयारी को जांचने का हम लोग प्रयास करेंगे। यानी अलग अलग जो परीक्षाएं आने वाली है उसके लिए कुछ प्रश्नों के बारे में हम यहाँ पर आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। और हम लोग शुरुआत करें उसके पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूं कि आप सभी का जो है सहयोग बहुत बढ़िया रहा और जितने स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड होने चाहिए उतने स्टूडेंट्स होने के कारण जो मैथ्स फॉर ऑल कंपटीशन अपना जो लाइव बैच जो अपना 19 तारीख से होने वाला है उसके अंदर अब रजिस्ट्रेशन जो है बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि पर्याप्त संख्या में विद्यार्थी हो गए हैं। और अब वापस से नया बैच जो है स्टार्ट होगा, उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा अगले जो है 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, जैसी भी अपने सुविधाएं होगी उसके हिसाब से वो बैच जो है वापस से दोबारा से लाइव किया जाएगा। अभी संख्या में पर्याप्त स्टूडेंट होने के कारण एक बार रजिस्ट्रेशन वो रोक दिए गए हैं। चलिए सर, कुछ प्रश्नों के बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं। जैसे हमारा प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे यहां पर 2,22,264 को भाग देने पर यह पूर्ण घन संख्या बन जाए, क्या होगी। यानी स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, स्मॉल पॉजिटिव नंबर की बात कर रहा है, जिससे आप अगर इसको डिवाइड करेंगे तो यह पूर्ण घन एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, उसके बारे में बात करना है। चलिए जी, जल्दी से। अब यहां पर जो हम लोग बात, मैं ये नहीं करूंगा कि आप लोगों ने जब इसको कर लिया है, सब चीजें अच्छे से देख ली है, तो मैं इस प्रश्नों को हल करता हूं, आप भी मेरे साथ में सॉल्व करें और अपना उत्तर जो है निकालने का आप प्रयास करें। ठीक है। जब हम लोगों ने क्लास के अंदर डिस्कस किया था, क्या कॉन्सेप्ट यूज किया था कि जब हमारे पास में पूर्ण घन संख्या बन जाए, और पूर्ण घन संख्या का मतलब क्या हो गया, हमारा यहां पर जो रिजल्ट है परफेक्ट क्यूब नंबर, यानी कि जब इसके आप प्राइम फैक्टर्स करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आप 3 3 का पैर बनाते हैं पूर्ण घन संख्या होने के लिए। और जब हम लोग बात करते हैं पूर्ण वर्ग संख्या, तो आप 2 2 का पैर बनाया करते हैं। तो चलिए सर, जल्दी से हम लोग बात करते हैं। 2,22,264 के अभाज्य गुणनखंड करने की मैं बात करने वाला हूं। 2,22,264, और अभाज्य गुणनखंड करना आप सभी को आता है। अभाज्य संख्याओं के अंदर सबसे पहले 2 का भाग अगर जाता है तो 2 के भाग जब तक जाता है, जब तक 2 का भाग देना है। उसके बाद के अंदर यहां पर 2 के बाद 3 की बात, 3 के बाद हम लोग जो है 5 की बात, 5 के बाद 7 की बात, यानी अभाज्य संख्याओं की बात हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले 2 का भाग देने की बात कर रहा हूं। 2 का भाग देने पर 1,1,1,1,3,2, ये आपका 1,11,132 हो गया। इसके बाद फिर से जो भाग हमको देना है वो किसका भाग देना है, 2 का, क्योंकि अभी भी यहाँ पर सम संख्या हो रही है। चलिए सर, तो 2 का भाग देने पर 2 पंजा 10, एक बचा, फिर से 2 पंजा 10, एक बचा, 2 पंजा 10, एक बचा, 2 छंग 12, एक बचा, 2 छंग 12, 55,566 2 का भाग देने के बाद में आ गया है। चलिए सर, आगे की तरफ करते हैं। जब इसके अंदर फिर से सम संख्या है, 2 का भाग देने की बात कर रहे हैं। 2 का भाग देने पर 2 दूना 4, 1, 2 सता 14, 1, 2 सता 14, 1, 2 आठा 16 और 2 तिया 6। आप देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने जो है 2 का भाग दे दिया। अब आप यहां पर 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये विषम संख्या आ गई। अब 2 का नहीं जाएगा तो 3 के बारे में सोचना है। 3 की भाजकता का नियम क्या है, 3 की भाजकता का नियम यह है, इन सभी संख्याओं का योग अगर 3 के पहाड़े में है, 3 से विभाजित होता है, तो यहां पर 3 का भाग जाता है। ठीक है जी। तो चलिए सर, देखते हैं यहां पर जब 3 का भाग देने की बात करते हैं हम लोग, 8 और 3 11, 11 और 7 18, 18 और 9 27, यानी कि 27 3 के पहाड़े में आता है, तो मुझे इसके अंदर निश्चित रूप से 3 का भाग देना चाहिए। तो चलिए गौर कीजिए, 3 का भाग देने पर 3 नम 27, 3 दूना 6, 1 3 छंग 18, 3 एकम 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9,261 के बारे में फिर से बात करूंगा मैं। अब यहां पर मुझे और किसका भाग देना चाहिए, देखते हैं क्या 3 का भाग जा रहा है क्या। 9 और 2 11, 12 और 6 18, अभी जो है 3 का भाग जाने की स्थिति है, क्योंकि 18 3 के पहाड़े में आता है। तो यहां पर 3 का भाग देने की बात कर रहा हूं। 3 तिया 9, भाग टूटने का 0 अवश्य लगाएंगे। तीनों आठा 24, तीनों सता 21। अब वापस से ध्यान देना, 3,087 के बारे में बात करना चाहता हूं। यहाँ 8 और 7 15 और 3 18, अभी भी जोड़ 18 है, फिर से 3 का भाग इसके अंदर जाने वाला है। तो जैसे ही आप इसमें 3 का भाग देते हैं, 3 एकम 3 0, 3 दूना 6, एक बच गया,
दो बज गया, 3 नम 27, 1029 के बारे में बात करें, 9 2 11 और 1 12, 12 अभी भी 3 का भाग यहाँ पर जाने की स्थिति में है ना। काफी सारे विद्यार्थियों के आंसर्स भी हमारे पास में आ रहे हैं। 3 का भाग देने पर 3 तिया 9, 1 बज गया, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। अब 343 में मुझे देना है 7 का भाग, 7 का भाग 7 चौक 28, 6 बज गया, 7 नम 63, फिर से 7 का भाग 7 बार और 7 का भाग 1 बार। अब जब हम लोग बात करते हैं पूर्ण घन संख्या हो, 3 3 के जोड़े बनने चाहिए, और जो जोड़ा आपका नहीं बन पाया, चूंकि हमारा प्रश्न कह रहा है किसका भाग दिया जाना चाहिए। भाग देने का मतलब है कि जो संख्या अपना जोड़ा नहीं बना पाई है, उस संख्या को वहां से हटाना है, उसको रिमूव करना है। बात समझ में आ गई? तो जब आप देख रहे हैं इसके अंदर कि यहां पर ये 3 संख्याओं का एक समूह आपको नजर आ रहा है 2 2 2 के रूप में, यहाँ पर 3 संख्याओं का ये समूह हमारे पास में आ रहा है, और यहाँ पर 7 7 7 का एक समूह हमारे पास में बनकर के आ रहा है। तो एक्स्ट्रा क्या रहा हमारे पास में? एक्स्ट्रा जो रहा वो 3 है, जिसका कि जोड़ा नहीं बन पाया, और उस भाग देने का मतलब है जो आपका एक्स्ट्रा रहा है उसको हटा देना। और अगर प्रश्न ये कहता किससे गुणा करना है, तो इसका मतलब जो संख्या आपकी बच गई जिसको जोड़ा नहीं बन पाया, उसका 3 का पैर बना देना, 3 का जोड़ा बना देना। तो फिलहाल यहां पर एक्स्ट्रा को हटा देना है, और एक्स्ट्रा को हटाने का मतलब भाग देना है। तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या है? जो एक्स्ट्रा है वो 3 है, तो 3 का भाग देने पर वह संख्या हमारी पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। हमारा जो ये अपना टारगेट केवल है और केवल ये है कि हम थोड़ा बहुत रिवीजन हम लोग इस क्लास के माध्यम से कर लें। और जैसा कि मैंने आपसे निवेदन ये किया था कि हर सोमवार को, हर बुधवार को, हर शुक्रवार को, है ना, मैथ्स फॉर ऑल कंपटीशन में सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के सेकंड पेपर के अलावा जो भी आप परीक्षाएं दे रहे हैं, चाहे वो सीईटी की दे रहे हैं, चाहे पशु परिचय की दे रहे हैं, या आने वाली आरएस का एग्जाम की बात करेंगे, या उसके बाद और भी कोई एग्जाम जहां आप देते हैं, वहां जब नंबर सिस्टम आएगा तो ये सारे सवाल जो है आपके लिए वहां उपयोगी साबित तो होने वाले हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ता हूं मैं, अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न हमारा इस प्रकार से है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का अंतर कितना है? जल्दी से कोशिश करेंगे आप, मैं प्रश्नों को रिपीट कर रहा हूं। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात हो रही है, और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं की बात हो रही है, और उसका अंतर कितना है, यह आपका प्रश्न पूछा जा रहा है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द लीस्ट प्राइम नंबर ऑफ 3 डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट्स। यानी डिफरेंस की बात कर रहे हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लिस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर्स एंड द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट्स प्राइम नंबर। यानी 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है वो पता करें। अभाज्य संख्या का मतलब क्या है? ऐसी संख्याओं से है जिसमें किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है, वह संख्या आपकी क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। ऐसी संख्या जिसमें केवल एक का और केवल खुद का भाग जाता है, वो आपकी अभाज्य संख्या होती है। चलिए सर, यहां पर जब हम इस प्रश्न को हल करते हैं, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? तो बात करूंगा 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। अब मुझे बताइए, जब 3 अंकों की संख्या की जब शुरुआत करने की बात करता हूं, तो 3 अंकों की संख्या की हमारी जो शुरुआत हो रही है वो कहां से हो रही है? वो 100 से हो रही है, लेकिन 100 अभाज्य संख्या नहीं है। 100 के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 101 रहेगी। 101 में किसी का भाग नहीं जाता है, क्योंकि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 100 में भाग जाता है, इसलिए वो अभाज्य नहीं है। 101 में केवल 101 का भाग जाता है, केवल 1 का भाग जाता है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 101 रही। और इसी क्रम में 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो रहेगी आपकी, वह रहेगी 97। आप देख रहे हैं 2 अंकों के अंदर 99
भाई बड़ी है ना, तो बड़े से छोटे क्रम की बात कर रहा हूं मैं। 99 में 3 का भाग जाता है, अभाज्य संख्या नहीं है। 99 से पहले 98 है, उसके अंदर 2 का भाग चला जाता है, अभाज्य नहीं है। 98 से पहले की जब बात करेंगे तो वो 97 आपकी रही। 97 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, 97 किसी के पहाड़े में नहीं आ रहा है, 97 में 1 का और 97 का ही भाग जा रहा है। तो हमारा प्रश्न क्या कर रहा है भाई, इन संख्या का अंतर कितना है। तो मेरे प्रश्न का जो उत्तर रहा, सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की 101, सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की 97, और घटाने पर हमारा उत्तर क्या बना, 4। ऑप्शन नंबर सी मेरे प्रश्न का उत्तर रहेगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, है ना। बहुत अच्छा जो है प्रयास आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है। चलिए अगला जो प्रश्न है हमारा, 7/90 14/15 और 7/10 का म स प कितना है, यानी फाइंड द HCF ऑफ, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं। फाइंड द HCF ऑफ 7/90, 14/15 एंड 7/10। और जब हम लोगों ने डिस्कस किया था कक्षा के अंदर, भाई म स प और ल स प ये दो विषय बिंदु हम लोगों ने पढ़े थे। और जब भिन्न वाली संख्याओं के अगर लसपा की बात करते हैं, एलसीएम की बात कर रहे हैं, तो ऊपर जो लिखा है, अगर एलसीएम है तो ऊपर एलसीएम लिखा जाएगा और नीचे एचसीएफ होगा, उल्टा होगा। ध्यान देना। अगर मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, A/B C/D E/F, इसका अगर मुझे एलसीएम चाहिए, एलसीएम का मतलब क्या है, लसप लघुत्तम समापवर्तीय, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, एलसीएम है ना, तो ऊपर तो आएगा ल स प एलसीएम निकालते समय, और नीचे आएगा म स प, यानी डिनोमिनेटर के अंदर हर में म स प और अंश में ल स प। ऊपर किसका, ए सी और ई जो अंश की संख्याएं हैं उनका ल स प ऊपर होगा, और बी डी एफ इनका म स प नीचे की ओर होगा। और इसी क्रम के अंदर अगर यही भिन्न की संख्या है, A/B C/D E/F का अगर HCF की बात करते हैं, म स प की अगर बात करता हूं HCF, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि भाई HCF लिखा है, म स प लिखा है, तो ऊपर म स प रहे अंश में और हर के अंदर ल स प रहे। और अंश के अंदर अंश की संख्याओं की बात की जाएगी, ए सी ई की बात की जाएगी, और नीचे हर में हर की संख्याएं बी डी और ई एफ की बात की जाएगी। ठीक है जी। तो चलिए ये हमारा कॉन्सेप्ट रहता है, और इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम अपने प्रश्न के बारे में बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। 7/90 14/15 और 7/10 का मुझे म स प चाहिए, एचसीएफ को निकालना है, तो तुरंत दिमाग में आएगा ऊपर जो शब्द रहेगा वह म स प एचसीएफ रहेगा, और हर के अंदर ल स प की बात होगी। ऊपर 7, 14 और 7 के बारे में बात करेंगे, और नीचे की ओर 90, 15 और 10 की बात करेंगे। देखिए महत्तम समापवर्तक एचसीएफ का मतलब है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा दी गई तीनों संख्याएं विभाजित तो हो जाए। तो आप देख पा रहे हैं 7, 14 और 7, इनका म स प क्या बनने वाला है भाई। 7, 14 और 7 में बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, जिसका 7 में भी भाग लगेगा, 14 में भी लगेगा और 7 में भी लगेगा। तो पता लगा बड़ी से बड़ी संख्या 7 रहेगी, है ना, जिसका भाग तीनों के अंदर दिया जा सकता है। वैसे तो एक का भी भाग जा रहा है तीनों के अंदर, लेकिन वो बड़ी संख्या नहीं है। तो म स प में बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दिया जाना है उसकी बात हो रही है। तो 7, 14 और 7 का म स प तो हो गया 7। और यहां पर हम बात करते हैं ल स प का मतलब है वह छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहे हैं जिसके अंदर 90 का भी, 15 का भी और 10 का भी भाग दिया जा सके। तो बताइए 90, 15 और 10 के बारे में आप चाहे तो अभाज्य गुणनखंड करें, चाहे तो आप शेषफल वाली विधि की बात कर लें, है ना, भाग विधि जिसको अपन कहा करते हैं, और नहीं तो आप सीधा सोच सकते हैं भाई 90, 15 और 10 छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 90 का भी भाग जाए, 15 का भी जाए और 10 का भी जाए, वो संख्या हमारी 90 रहने वाली है। तो हमारा उत्तर क्या रहने वाला है, हमारा जो आंसर रहेगा वो 7/90, ये अपने प्रश्न का आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का उत्तर है। चलिए सर आगे तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के बारे में बात करेंगे हम लोग। हमारा प्रश्न है 3240 के सभी विभाजकों का योग कितना है। फाइंड द सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स ऑफ 3240, यानी 3240 के सभी विभाजकों के योग के बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं। तो अब थोड़ा सा इधर ध्यान देना,
विभाजकों के योग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट जल्दी से। अब इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट आपका रहने वाला है? सबसे पहला काम, 3240 के आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसको घातीय रूप के अंदर, उसको पावर के रूप में आपको अरेंज करना है। तो चलिए सर देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या रहने वाला है। 3240 के अभाज्य गुणनखंड सबसे पहला करने वाला हूं 3240, है ना। और यहाँ पर प्रश्न कह रहा है सभी विभाजक या सभी गुणनखंडों की बात की जा रही है, उनका योग कितना है ना। टोटल नंबर ऑफ जो डिवाइजर्स हैं उन सभी का सम की बात कर रहे हैं। ध्यान दें, अभाज्य गुणनखंड करते समय 2 का भाग 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 0, फिर से 2 का भाग 2 आठा 16, 2 एकम 2, 0, फिर से आप देखेंगे 2 का भाग 2 चौक 8, भाग टूटने का 0, 2 पंजा 10। अब 2 का भाग नहीं जा रहा है तो मुझे इसके अंदर 3 का भाग देने का सोचना है। 405 में 4 और 5 की जोड़ 9 हो रही है, 3 का भाग देने पर 3 का भाग 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1 बज गया, 3 और 5 15, वापस से चेकआउट कर लें कैलकुलेशन। 3 का जब भाग जाएगा 4 में एक बार, 1 बचने पर 10 में 3 का भाग 3 बार, और उसके बाद 1 बचने पर 3 और 5 15, वापस 5 3 8 और 1 9, अगेन 3 का भाग जाने वाला है, 3 चौक 12, 1 बचने पर 3 और 5 15, फिर 3 का भाग जाने पर यहाँ पर 15 बार आएगा, फिर 3 का भाग जा रहा है यहाँ पर 5, और 5 का भाग जाने पर एक हम लोगों ने इसके क्या किए, प्राइम फैक्टर्स किए। अब ध्यान दीजिए क्या करने वाले हैं सभी विभाजकों के योग के लिए, अगर इस प्रकार का प्रश्न आपके परीक्षा में है तो 3240 को हम लोग इसके लिखने वाले हैं। आप देख पा रहे हैं 2 कितनी बार आ रहा है, 2 हमारा 3 बार आ रहा है, तो इसका मतलब मुझे 2 की घात 3 लिखनी चाहिए। वापस ध्यान देना, 3 कितनी बार आ रहा है, 3 हमारा 4 बार आ रहा है, तो 3 की घात 4 लिखा जाए। और 5 कितनी बार आया, 5 केवल और केवल एक बार आया, तो 5 की घात 1 लिखना है। बात उम्मीद करता हूं समझ में आया। अभी तक अभाज्य गुणनखंड की बात की है, दिमाग पर जोर आपके नहीं आया होगा। अभाज्य गुणनखंड करते हुए 2 3 बार होने पर 2 की घात 3, 3 4 बार होने पर 3 की घात 4, और 5 एक बार होने पर 5 की घात 1। अब देखो जब सभी विभाजकों की बात की जाएगी तो थोड़ा सा इधर ध्यान देना। भाई जैसे कोई नंबर है आपका, ठीक है, और मान लेते हैं कोई नंबर इस प्रकार से a की घात x है गुणा b की घात y के रूप में अगर आपका आ रहा है, तो मुझे करना क्या है कि इनकी घात 0 से शुरू होते हुए जहां तक है वहां तक ले जाना है। वापस से ध्यान देना, सभी विभाजकों का योग की अगर बात करता हूं मैं, सभी विभाजकों का योग, इसके अंदर आपको करना यह है भाई 2 से शुरुआत करना है, चूंकि 2 की 3 पावर है, ध्यान देना इसको मैं लिखने की बात कर रहा हूं। तो 2 की 3 पावर यानी 2 की घात कहां से शुरुआत करूंगा, 2 की घात 0 से शुरू करूंगा, उसके बाद में 2 की 1 घात लूंगा, 2 की 2 घात लूंगा, और कहां तक जाऊंगा, 2 की 3 घातों तक जाऊंगा। और ये काम सब में करना है, 3 के लिए भी यही काम करना है, 5 के लिए भी यही करना है। सबकी शुरुआत पावर 0 के साथ लगातार गिनती बोलते हुए 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, पावर के अंदर बढ़ाते हुए। लेकिन कहां तक जाना है, जितनी पावर आपके ओरिजिनल यहां पर मुझे प्राप्त हुई है वहां तक जाना है। तो देखिए यहां पर 2 की घात 3 के अंदर 2 की घात कहां से स्टार्ट करेंगे, 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, और 2 की घात 3, इस प्रकार से मुझे लिखना होगा। यानी 2 की 3 पावर है, 2 की घात 0 से लेकर के 2 की घात 3 तक हमारे द्वारा लिखा गया। अब ध्यान दीजिए अगला क्या है, अगला है 3 की घात 4, तो मुझे 3 की घात 0 से शुरुआत करनी है। 3 की घात 1, 3 की घात 2 लेते हुए कहां तक जाना है, मुझे 3 की घात 4 तक जाना है। तो चलिए गौर कीजिए, 3 की घात 0 से शुरुआत करी, 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 3, और कहां तक चले गए हम लोग, 3 की घात 4 तक चले गए। और 5 की घात 1 का मतलब क्या है, कहां से शुरुआत करोगे, 5 की घात 0 से शुरुआत करोगे, और कहां तक जाओगे, 5 की 1 घात तक जाना है। तो ये हो गया सर 5 की घात 0 और 5 की घात 1। कोई कंफ्यूजन है सर? चलिए इसको जब हल करते हैं तो हमारी स्थिति क्या बनेगी, 2 की घात 0 1 रहा, 2 की घात 1 2, 2 की घात 2। मैं वापस से रिपीट करना चाहूंगा कि कहाँ क्या किया हम लोगों ने, है ना। उम्मीद करता हूं दिमाग में आपके आया होगा कि जो पावर है वहां तक मुझे जाना है, लेकिन शुरुआत हमेशा पावर 0 के साथ में करनी है, उनको सबको ऐड करना है। और किसी भी आधार पर घात 0 1 होता है, 2 की घात 0 1 हो गया, 2 की घात 1, 2 को एक बार लिखा गया 2, 2 की घात 2, 2 को 2 बार लिखकर गुणा किया 4, 2 की घात 3 8 हो गया, 3 की घात 0 1 हो गया, 3 की घात 1 3 हो गया, 3 की घात 2,
यानी 3 को जब 2 बार लिख कर गुणा करेंगे तो 9, 3 की घात 3, 3, 3 और 3 का गुणा 27 और 3 की घात 4। जब 3 को 4 बार लिख के गुणा करेंगे तो वह 81 आ गया। 5 की घात 0 1 हो गया और 5 की घात 1 5 हो गया। इन सबको आप जोड़ते हुए गुणा कर दें। 8 और 4 12, 13 14 और 1 15, यहाँ पर 15 बन के आया। गुणा, इनको जब जोड़ेंगे तो इकाई अंक 1 और 3 4, 4 और 9 13, 13 और 7 20 और 1 21, हाथ से लगा 2, 8 और 2 10 और 2 12, ये हो गया सर 121, है ना। कैलकुलेशन वापस चेक कर लेता हूँ। 7 और 1 8 और 9 17, 17 और 4 21, हाथ से लगा 2 10 और 2 12, बिल्कुल ठीक है। 5 और 1 6। चलिए अब पहले मैं इसका गुणा कर लेता हूँ, 15 का और 6 का गुणा। तो 15 और 6 का गुणा हो गया 90 गुणा 121। जब गुणा करेंगे तो एक जीरो हो गया। 9 का गुणा 9 एकम 9, 9 का 2 से गुणा 9 दूना 18, हासिल 1, 9 और 1 10, 10,890। सभी गुणनखंडों या सभी विभाजकों का योग 10,890। ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का उत्तर रहेगा। चलिए उम्मीद करते हैं, है ना, बहुत अच्छी सी स्थिति थी। और अभी वर्तमान के अंदर एसएससी के जो एग्जाम चल रहे हैं उसके अंदर ये प्रश्न हमारा पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बारे में। निम्न में से कौन सा समूह ट्विन प्राइम नंबर का है? भाई ट्विन प्राइम नंबर का मतलब क्या हो गया सर? भाई जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भाई अपने घरों के अंदर, परिवार के अंदर जब जुड़वा बच्चे होते हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? ट्विंस हैं, है ना, जुड़वा हैं। तो जुड़वा अभाज्य संख्या या ट्विन प्राइम नंबर की बात करेंगे तो देखिए अभाज्य संख्याएं तो है, लेकिन ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर निश्चित रूप से केवल और केवल 2 है, उनको हम लोग ट्विन प्राइम नंबर कहा करते हैं। ध्यान दीजिए, ट्विन प्राइम नंबर ऐसी दो अभाज्य संख्याएं, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो, उसे हम ट्विन प्राइम नंबर कहेंगे। अब मुझे बताइए, ध्यान दीजिए यहां पर चलिए जी, तो अब जब मैं ऑप्शन के बारे में बात करता हूं तो 37 41, देखिए 37 भी अभाज्य संख्या है, 41 भी अभाज्य संख्या है। आपके कमेंट में जरूर पढ़ रहा हूं, बिल्कुल, है ना। और सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं हम लोग लेने वाले हैं इस क्लास के माध्यम से, है ना। सप्ताह के अंदर 3 दिन क्लास होगी, सोमवार को होगी, उसके बाद बुधवार को होगी, उसके बाद शुक्रवार को होगी। कोई विशेष प्रकार की स्थितियां, कोई त्योहार वगैरह नहीं हुए उस स्थिति के अंदर, या जैसे अभी सीटी के एग्जाम्स वगैरह जिस दिन आएंगे तो उस दिन जो है क्लास नहीं होगी। अदरवाइज जो है मोटे तौर पर सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को आपकी क्लास होगी। और लगभग लगभग हम सभी टॉपिक 1 बाय 1 हम लोग लेने वाले हैं और उसके माध्यम से हम तैयार करने वाले हैं। तो चलिए, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 37 और 41 दोनों अभाज्य संख्या, लेकिन अंतर 4 का है, तो ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। 3 और 7 ये भी अभाज्य संख्या हमारी है और इसका अंतर 4 है, ये भी ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। 43 और 47 आप देख रहे हैं, 41 और 43 और 47 है ना, ये अभाज्य संख्या है, लेकिन जो 43 अभाज्य संख्या, 47 अभाज्य संख्या है, उनका अंतर 2 नहीं बन रहा है। 71 और 73 ये हमारे ट्विन प्राइम नंबर हैं। ऑप्शन नंबर डी है। देखिए हमारा प्रश्न और बन सकता है, प्रश्न बन सकता है कि 1 से 100 के अंदर कितने ट्विन प्राइम नंबर्स के समूह हैं। तो आपको सोचना पड़ेगा 2-2 के अंतर से आने वाली कितनी अभाज्य संख्याएं बनती है, वो आपके ट्विन प्राइम नंबर्स होंगे, उतने समूह आपके होंगे। बात क्लियर है? चलिए सर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बारे में। हमारा प्रश्न है 4 घंटियां क्रमशः 6 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड और 20 सेकंड के अंतराल से बजती है। ठीक है, 2 घंटों में वे चारों एक साथ कितनी बार बजेगी? ठीक है जी, तो चलिए सर, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। हमारा प्रश्न कह रहा है 4 घंटियां जो है वो बज रही है, 2 घंटे में एक साथ में वो कितनी बार बजने वाली है। और इस बार हम लोग जो है अपने प्रश्न का उत्तर देते समय यहाँ पर सामान्यतः स्वाभाविक रूप से गलती कर लेते हैं। हमारे दिमाग में आना चाहिए 6, 12, 15 और 20 का मुझे एलसीएम लेना होता है। अब ध्यान दीजिए, एलसीएम लेने के लिए जैसे मान लिया मैंने यहाँ पर ऐसा कर दिया, 6 भी लिख दिया, 12 भी लिखा, 15 भी लिखा, 20 भी लिखा। भाई इन चारों संख्याओं में से
जब तक किसी भी एक संख्या में 2 का भाग जाएगा मुझे 2 का भाग देना है। ध्यान दीजिए, मैंने ये क्या कहा, चारों में 2 का भाग जाए वो नहीं कहा। मैंने कहा जो 4 संख्याएं हैं उसमें से कोई भी एक संख्या ऐसी हो जिसमें 2 का भाग जाता है तो मुझे 2 का भाग देना है। फिर आप कहेंगे जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है तो उनको क्या करना है, जैसा है वैसा रिपीट करना है, वैसा ही लिख देना है। क्लियर है सर? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो मुझे बताइए यहाँ पर 6, 12, 15, 20 में अभाज्य संख्याओं में 2 का भाग देने की बात करता हूं। जब 2 का भाग जाएगा तो 2 तिया 6, 2 का भाग जाने पर 2 छंग 12। अब 15 में 2 का भाग नहीं जा रहा है, ध्यान देना, तो ये 15 का 15 लिख देना, और 20 में 2 का भाग जाने पर 10 लिख देना। उम्मीद करता हूं दिमाग में आया होगा। आगे बढ़े। देखिए 3, 6, 15 और 10 के बारे में अब फिर से ध्यान देना, अगर इन चारों में से कोई भी एक संख्या ऐसी है जिसमें 2 का भाग जाता है तो मुझे 2 का भाग देना है। ठीक है, तो चलिए सर, यहां पर अभी 6 और 10 में 2 का भाग जाता है इसलिए 2 का भाग दिया। चलिए, तो 2 का भाग देने पर 3 में भाग नहीं जाता तो 3, 2 का भाग 6 में गया 3 बार, 2 का भाग 15 में नहीं जाता एज इट इज, 2 का भाग 10 में गया 5 बार। अब देखो फिर से 4 संख्याएं 3, 3, 15, 5। मुझे करना क्या है, मुझे ऐसी संख्या 2 की बात करनी है, अगर 4 में से किसी एक में भाग जाता तो 2 का भाग देना है। लेकिन अब आप देख रहे हैं 3, 3, 15 और 5, 2 का भाग हमारा नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब मुझे अब 3 के बारे में सोचना है, और इन चारों में से किसी एक में भी 3 का भाग जाए जब तक 3 का भाग देते रहना है। तो स्थिति क्या रही, 1, 1, 3 का भाग 5 बार और यहाँ पर 5 बार। भाई 5 में 3 का भाग नहीं जा रहा इसलिए 5, अब 5 का भाग देते हुए 1, 1, 1, 1। तो मुझे तो इसका लसअप कितना बन रहा है, इसका लसअप बन रहा है 2, 2, 3 और 5 का गुणा, 5 और 3 का गुणा, 15 दूना 30 और 30 दूना 60 सेकंड। 60 सेकंड का मतलब है 1 मिनट के बाद घंटियां बजेगी एक साथ के अंदर। भाई प्रश्न कर रहा ना, चारों एक साथ बजने की बात कर रहे हैं, गौर करें। तो हमारी जो स्थिति आ रही है, हम ये लिख रहे हैं चारों घंटियां एक साथ 1 मिनट बाद, 1 मिनट बाद बजेगी। और अगर सारी घंटियां 1 मिनट के बाद बजेगी तो मुझे बताइए 2 घंटों के अंदर कितनी बार बजेगी। तो 2 घंटों में कितने मिनट होते हैं, 120 मिनट होते हैं। और अगर 1 मिनट के बाद अगर घंटियां आपस में बज रही है, एक साथ बज रही है, तो 120 मिनट में कितनी बार बजेगी, 120 मिनट में वे घंटियां 120 बार बजने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के बारे में बात कर रहा हूं। हमारा प्रश्न है संख्या 8 की घात 10 गुणा 9 की घात 7 गुणा 7 की घात 8 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है ना। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स in numbers, total number of prime factors in numbers 8 to the power 10, 9 to the power 7 and 7 to the power 8। ये स्कूल लेक्चरर की जो परीक्षा हुआ करती है, उस स्कूल लेक्चरर का जो पहला पेपर होता है जिसके अंदर गणित के भी 4-5 टॉपिक हुआ करते हैं, वो उसमें इस प्रकार का प्रश्न हमारा स्कूल लेक्चरर के अंदर फर्स्ट पेपर में पूछा गया है। चलिए अब यहां पर जब बात करते हैं हम अभाज्य गुणनखंड की, इसका सीधा सीधा मतलब यहां आना चाहिए कि जो हमारा बेस होना चाहिए, बेस का मतलब क्या है, आधार, वह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। आधार अभाज्य संख्या होनी चाहिए। क्लियर है? तो चलिए गौर करें, तो यहां पर जो संख्या के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, जो नंबर है हमारा, वो संख्या है 8 की घात 10, 9 की घात 7, 7 की घात 8। इधर ध्यान दीजिए, 8 अभाज्य संख्या है क्या, 8 अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसको अभाज्य संख्या में कन्वर्ट करना है। तो गौर कीजिए 8 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी इनके अभाज्य गुणनखंड करते हुए 8 को मुझे 2 की घात 3 करना है, क्योंकि हमने ये लिखा है कि जो बेस है, जो आधार है, उसको अभाज्य संख्या में कन्वर्ट करना है, और 8 अभाज्य संख्या नहीं रही, इसलिए 8 को हमने तोड़ा 2 गुणा 2 गुणा 2 के रूप में, 2 की घात 3 के रूप में। तो 2 की घात 3 हो गया और ऊपर घात 10 हो गया। 9 को तोड़ा है हमने 3 की घात 2 के रूप में, 7 हो गया, और 7 के लिए पावर 8 हो गया। चलिए गौर करें, 2 की घात 10 और 3 का गुणा 30,
3 की घात 7 और 2 का गुणा 14 और 7 की घात 8। ये आपकी अभाज्य संख्या हो गई। देखो 9 अभाज्य नहीं थी तो 9 को 3 गुणा 3 के रूप में सोचा हमने और उसको हमने 3 की घात 2 के रूप में लिखा। 8 को 2 गुणा 2 गुणा 2 के रूप में 2 की घात 3 के रूप में लिखा। और जब मैं इसको देख रहा हूं तो अभाज्य आपके आधार बनकर के आ गए हैं। तो इसके अंदर अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? हमारा उत्तर क्या रहा? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो पावर्स है उसको आपको ऐड करना है। भाई आधार अभाज्य हो गया, पावर्स जो हैं जैसे एक पावर 30 है, पहली घात, दूसरी घात 14, तीसरी घात 8, इनको जोड़ना 8 और 4 12 हासिल 1 2 और 3 5। ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? यानी अभाज्य गुणनखंड आपको बेस में चाहिए और कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे ऐसी संख्याओं की बात करेंगे तो घातों की जोड़ करेंगे और घातों का जोड़ कितना हो गया? 52। आपके प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए के द्वारा दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। हमारा प्रश्न है 49 की घात 15 माइनस 1 का एक विभाजक होगा, यानी वन डिवाइजर की बात कर रहा है। अ डिवाइजर, भाई इसके अंदर किसका भाग लगता है ये हमको पता करना है। तो अब यहां ध्यान देना, एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा हूं। हमारे दिमाग में यह आना चाहिए a की घात n माइनस b की घात n सदैव, a की घात n माइनस b की घात n सदैव a प्लस b से विभाज्य होती है। वापस गौर कीजिए, a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n क्या होना चाहिए सर? सदैव a प्लस b से विभाज्य होता है। ये आपके दिमाग में आना चाहिए। अब अगर और डीप के अंदर जाना चाहते हैं इसके अंदर तो दो शर्तें इसके अंदर और भी हुआ करती है, वैसे इसकी आवश्यकता हमें नहीं है सर। a की घात n b की घात n है, a प्लस b जब देखेंगे तो आधार a और b है, 49 और 1 50 हो गया तो 50 से विभाजित हो जाएगी। अब आपके दिमाग में एक चीज और आनी चाहिए कि यहां पर देखिए दो शर्तें और अगर डीप के अंदर बात करेंगे तो a और b अभाज्य संख्या हो, है ना, a और b अभाज्य होनी चाहिए पहली चीज। लेकिन यहां पर एक है तो वो अभाज्य संख्या नहीं बनेगी। मैं केवल उन शर्तों की आपसे बात कर लेता हूं। और दूसरी चीज जो घात n है वह घात n कैसी होनी चाहिए? सम संख्या होनी चाहिए। ये दो शर्तें और है। वैसे तो हमारे लिए जो मूल रूप से प्रॉपर्टी है a की घात n माइनस b की घात n सदैव a प्लस b से विभाजित तो होगी, ठीक है। और अगर मैं केवल इतनी सी बात सोच लेता हूं 49 की घात 15 माइनस 1 की घात 15 अगर ऐसा सोच लिया तो a की घात n माइनस b की घात n किससे विभाजित होने वाली है? तो यह अपने प्रश्न का आंसर a प्लस बी, a प्लस बी का मतलब क्या हो गया? 49 प्लस 1 50 से विभाज्य होगी। ये आपका जो है रिजल्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। चलिए वापस से, अगर आपको लगे कि भाई ये और डीप के अंदर जो स्थितियां लिखवाई है उसके माध्यम से अगर देखें तो ए और बी आपकी अभाज्य संख्या होनी चाहिए और एन सम संख्या होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में 49 की घात 15 माइनस 1 की बात अगर मैं करता हूं तो 49 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है और एन आपकी सम संख्या भी नहीं है। अगर 49 को मैं देखूंगा अभाज्य संख्याओं के रूप में तो मुझे बताइए क्या स्थिति रहने वाली है सर यहां पर? चलो खैर जो है इसका उत्तर तो 50 आ गया, इतना बहुत है ना। इसमें एक, चलो सर इस इतना ठीक है, यानी कि a की घात n माइनस b की घात n a प्लस b से विभाजित होती है। तो इतना सा कौन सा हम लोग ध्यान रखें, अपना उत्तर जो है 50 इससे विभाजित होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के बारे में बात करें। 5 अंकों की एक संख्या 676xy संख्याएं 3 7 और 11 से पूर्णतया विभाजित है। 3x माइनस 5y कितना है? एक मिनट उसको जो है वापस से करेक्ट हम लोग करते हैं सर। भाई इस प्रश्न के अंदर क्योंकि जो अपनी मूल रूप से ठीक है ना, a प्लस बी से विभाजित हो गई। यहाँ पर a 49 है और b आपका 1 है, 49 प्लस 1 50 से यह विभाजित हो जाएगा। चलें आगे बढ़ते हैं।
5 अंकों की एक संख्या 676xy, संख्या 3, 7 और 11 से पूर्णतः विभाजित है। 3x माइनस 5y क्या है? हाँ, यहां पर जो केवल एक था तो एक की पावर कुछ भी अपने मन से मानी जा सकती है, जो पहले वाली पावर है उसी पावर के अंदर आपको मानना है। तो 5 अंकों की संख्या है 676xy, 3, 7 और 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो 3x माइनस 5y कितना है? एक बड़ा शानदार सा प्रश्न है हमारे लिए। देखिए किस प्रकार से हम लोगों को करना होगा। भाई मुझे बताइए 3, 7 और 11, इस प्रश्न को हल करने के लिए 3 गुणा 7 गुणा 11 जिससे विभाजित होने की बात आपका प्रश्न कर रहा है, ठीक है। तो 3 और 7 का गुणा 21 और गुणा 11, 21 से कम 21 हाथ से लगा दो, 21 और 2 23, मुझे 231, बात समझ आ गई ना? तो मुझे 231 का भाग देना होगा। क्लियर है? चलिए गौर करें, जब आप इसके अंदर 231 का भाग अब किस में दिया जाएगा, मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू को मान लेता हूं कि भाई x और y, यानी यहां पर x का बड़े से बड़ा मान 9 होगा, y का बड़े से बड़ा मान 9 होगा, तो बड़ी से बड़ी वैल्यू मान करके उसमें भाग दे देता हूं। वापस ध्यान देना, 3 है, 7 है, 11 है, इनका जब गुणा करेंगे तो 231 बन रहा है, और मैं x 9 और y बड़ा सा बड़ा मान 9 यानी 67699, इसके अंदर मैं भाग देना चाहता हूं। किसका? 231 का भाग देना की बात कर रहा हूं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 231 का जब भाग दूंगा तो ये भाग आपका जाएगा सर 2 बार, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 दूना 4, घटाया 4 बना, यहां से घटाने पर 1 बना, 214 बना, ऊपर से 9 आ गया। अब ध्यान दीजिए कितनी बार भाग जाएगा, यहां पर अब जब भाग जाएगा 9 बार, उम्मीद करते हैं शायद चला जाएगा। 9 एकम 9, 9 तिया 27 हासिल 2, 18 और 2 20। भाई मेरे हिसाब से 9 बार जाना चाहिए, देखते हैं। 9 का भाग जाने पर 9 एकम 9, 9 तिया 27 हासिल 2, 9 दूना 18 और 2 रहा 20, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर 9 में से 9 गया 0, 7 7 14, 70 बच गया, ऊपर से फिर आ गया 9। अब 23 तिया 69, यानी 3 बार भाग और जाएगा हमारा। 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 दूना 6। जब इसको हल करेंगे 3 का 1 से गुणा 3, 3 तिया 9 और 3 का 2 से गुणा हो गया 6, 9 में से 3 गया 6, यहां पर उधार लेकर के 10 में से 9 गया 1, 16 ये रह गया सर। अब करना क्या है सर, ध्यान दीजिए, इस 16 के अंदर मुझे करना यह है, इस 67699 में से 16 घटाना है। 67699, इसमें से मुझे 16 को कम कर देना है, क्योंकि ये शेष बच गया, और शेष बचा इसका मतलब ये पूरा पूरा इसके अंदर विभाजन नहीं हुआ। और जब पूरा विभाजन नहीं हुआ आपका, तो ये 16 शेष बचने पर घटाने पर कितना हुआ, 3, 8, 6, 7 और 6, ये संख्या आपकी हो गई। जो संख्या ये 3 से, 7 से और 11 से पूर्ण विभाजित है। देखिए ध्यान दीजिए, हम लोगों ने सबसे पहले 3, 7 और 11 का गुणा 231 की बात की, 231 का भाग दिया। अब यहां पर एक्स वाई, एक्स का सबसे बड़े से बड़ा मान और वाई का बड़े से बड़ा मान 9 और 9, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। तो गौर कीजिए, यहां पर जब 9 9 बड़ी सी बड़ी संख्या में लेकर के भाग दिया, शेष 16 बचा, उसमें 16 कम कर दिया। इसका मतलब जब मैं इसकी तुलना करता हूं, जो दिया गया है उसके साथ में तुलना करने पर 676 और एक्स वाई, तो आपके दिमाग में क्या आया, एक्स 8 है, वाई कितना है, 3 है, तो एक्स बराबर 8 है और वाई बराबर कितना है, 3 है। तो बताइए, अपने प्रश्न के आंसर की अगर बात करता हूं तो हमारा आंसर है 3x माइनस 5y। तो 3 x के स्थान पर 8 माइनस 5 y के स्थान पर 3, 8 तिया 24 माइनस 5 तिया 15, 24 में से 15 घटाने पर कितना उत्तर आया, 9 उत्तर आया है। अपना आंसर ऑप्शन नंबर ए के बराबर होगा। ठीक है जी, यहां पर ध्यान देना, जब मुझे भाग देना है तो x और y के कुछ ना कुछ तो मान लेने पड़ेंगे मुझे, और कुछ ना कुछ मान लेने का मतलब है कि मुझे बड़े से बड़े मान लेने हैं। x का बड़े से बड़ा मान 9, y का बड़े से बड़ा मान 9, इसको लेना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। सभी अभाज्य संख्याओं और सभी विषम अभाज्य संख्याओं का अंतर कितना है? सब अभाज्य संख्याएं जितनी भी है ना, वो सारी संख्याओं की जोड़ करें, और सभी विषम अभाज्य संख्याओं की जोड़ करें,
उसका अंतर कितना है, ये आपका प्रश्न है। केवल और केवल छोटा सा प्रश्न है, केवल कॉन्सेप्ट लेवल के ऊपर बेस आपका प्रश्न है, और हल्का सा अगर आप सोचेंगे तो अपने प्रश्न का उत्तर आप देने की स्थिति में रहेंगे। अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि भी दो एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, तो कहने का मतलब यह है कि सभी अभाज्य संख्याओं में दो शामिल होगा और सभी विषम अभाज्य संख्याओं में दो शामिल नहीं होगा। तो सभी अभाज्य संख्याओं की जोड़ में से सभी विषम अभाज्य संख्याओं की जोड़ घटाएंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, अपना उत्तर 2 के बराबर हो जाएगा। वापस से ध्यान देना, हमारी बात हो रही है दो एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अभाज्य संख्याओं की जोड़ होगी उसमें 2 आएगा और सभी विषम संख्याओं की जोड़ होगी उसमें 2 नहीं आएगा। तो अंतर क्या है, केवल 2 का ही तो अंतर है। तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी अपने प्रश्न का उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सर, आज की क्लास में हम लोग इतनी बात करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपने जो है बहुत अच्छे से इस काम को किया होगा। अगली क्लास में फिर से मुलाकात करेंगे। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो प्लान करते हुए जो कोर्स लॉन्च किया गया था और उसके अंदर नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड थे उतने स्टूडेंट्स आने के कारण वो ऑटो जो है रजिस्ट्रेशन आपके जो है बंद हो गए हैं। और जब भी नया बैच स्टार्ट होगा उसकी इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली आपको मिल जाएगी। ठीक सर, थैंक यू वेरी मच।